ایک सांप को इंसान की आवाज में बातें करते देखकर मैं बयान नहीं कर सकता कि हैदर की क्या हालत हुई थी। आज भी उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरी बेख्तियार हंसी निकल जाती है। वो उस बच्चे की तरह हैरानो परेशान खड़ा था जिसके हाथ से जादू के जोर से अचानक उसका खिलौना गायब हो गया हो। कमांडो खालिद ने हंसकर पूछा, अब बताओ यकीन आया कि नहीं? वो कभी मेरी तरफ देखता, कभी खालिद की तरफ देखता। कहने लगा, कमांडर मुझे यकीन आ गया है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि एक सांप इंसान की तरह भी बोल सकता है। अब मैंने उसको मुखातिब किया और कहा, हैदर भाई, मैं सिर्फ इंसान की तरह बोल ही नहीं सकता बल्कि इंसानों की तरह महसूस भी कर सकता हूँ। इंसानों की तरह सोचता भी हूँ और सुनता भी हूँ। मैं असल में तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। मेरे साथ एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से मुझ पर एक तिलिस्म का असर हो गया है और मुझ पर दौरा पड़ता है जिससे मैं इंसान से सांप और सांप से वापस इंसान की शक्ल में आ जाता हूँ। उसने पूछा, क्या तुम सांप से इंसान भी बन सकते हो? मैंने कहा, बन सकता नहीं, बस बन जाता हूँ। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। जब तक मुझ पर तिलिस्म का असर रहता है मैं सांप की शक्ल में रहता हूँ। जब उसका असर खत्म हो जाता है तो सांप से अपनी असली इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेता हूँ। उसके बाद जब फिर तिलिस्म का असर जोर पकड़ता है तो मैं अचानक सांप बन जाता हूँ। हैरत की बात है, कभी इस किस्म की बात नहीं देखी। कमांडो खालिद बोला, अब तो देख ली है ना, आओ बैठो, पहले खाना खाते हैं फिर तुम्हें बताते हैं कि हम दोनों कमांडो कलकत्ता किस मिशन पर आए हैं। मैं पलंग पर बैठा रहा, थोड़ा सा दूध मैंने पी लिया था। दोनों कमांडो मुजाहिद खाना खाते हुए बातें करने लगे। कमांडो खालिद ने हैदर को वो सब कुछ बता दिया जिसके लिए हम कलकत्ता आए थे। उसने उसे मेरी जिंदगी के पस मंजर और तमाम वाकयात से भी आगाह कर दिया। हैदर ने बातें शुरू करने से पहले दरवाजा जरा सा खोल कर बाहर देख लिया था और फिर अंदर से कुंडी लगा दी। कहने लगा, ढाका फॉल के बाद वहां से कई पाकिस्तानी भारत में दाखिल हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश में रहती है और फिर तुम जानते हो कि हमें बहुत चौकन्ना होकर रहना पड़ता है। खालिद ने पूछा, अपनी तंजीम के दूसरे मुजाहिदों का क्या हाल है? हैदर ने कहा, सब अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। पिछले दिनों काली घाट के इलाके में हिंदुओं ने एक मस्जिद में बम फेंक कर 2 नमाजियों को शहीद कर दिया था। हमने इन इंतहा पसंद हिंदुओं का सुराग लगाकर उन्हें उनके घरों के अंदर जाकर हलाक कर दिया। उसके बाद काली घाट के इलाके में बिल्कुल अमन हो गया, बल्कि शहर में भी किसी मस्जिद में इस किस्म की वारदात दोबारा नहीं हुई। खालिद ने मेरी तरफ देख कर कहा, हमारा मिशन भी यही है। हम भारत में मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम हुकूमत के बागी नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों को भी अमन और खुद इख्तियारी के हुकूक के साथ रहने की सहूलियात दी जाएं। हैदर ने मेरी तरफ देखा, करमदाद, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो हंस पड़ा, कहने लगा, खुदा जाने क्यों मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम सांप नहीं इंसान हो। खालिद ने कहा, तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हैदर ने मुझसे सवाल किया, क्या तुम्हें याद है तुम जब ढाका से फरार होकर कलकत्ते आए थे तो कौन से इलाके में मुक्ति बाहिनी वालों से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? मुझे वो इलाका याद था। मैंने उसे उस इलाके का नाम बता दिया और उस छोटे से चाय खाने का नाम भी बता दिया जिसके पिछले कमरे में एक मुक्ति बाहिनी वाले ने मुझे मेरी बीवी जमीला का पता बताया था। हैदर ने कमांडो खालिद से कहा, वो इस मामले में बड़ा बदनाम इलाका है। बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ मुक्ति बाहिनी ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर गैर बंगाली पाकिस्तानियों पर जो जुल्म सितम किया था और औरतों को अगवा करके लाए थे, तो इन औरतों को ज्यादातर इसी इलाके में फरोख्त किया जाता था। खालिद ने कहा, हमें ये मालूम करना है कि वहाँ जितने भी मुक्ति बाहिनी वाले आते जाते रहते थे वो इस वक्त कहाँ कहाँ पर हैं। हमें उनमें से हर एक को मौत के घाट उतारने का मिशन लेकर आए हैं। इसके अलावा तुम्हें अपने जराए से ये भी मालूम करना है कि जो औरतें मशरकी पाकिस्तान से अगवा की गई थीं, अगर उनमें से कुछ अभी तक कलकत्ते में हैं तो कहाँ कहाँ हैं। हैदर चैनक से प्यालियों में चाय उंडेलते हुए कहने लगा, इंशाल्लाह ये सब कुछ मालूम करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ मेरी खोली में नहीं रहना होगा। यहाँ तुम पुलिस की नजरों में आ जाओगे। इस इलाके में पुलिस इंटेलिजेंस के आदमी निगरानी करते रहते हैं। खालिद ने कहा, हम दरिया के पुराने घाट वाली जगह पर चले जाएंगे। वो जगह अभी तुम्हारे पास ही है ना? वो बोला, हाँ वो हमारे पास ही है। रात को तुम यहाँ आराम करो, सुबह सुबह मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अचानक मुझे दरवाजे के बाहर किसी आदमी की नई नई बू महसूस हुई। सांप होने की वजह से मुझे आते जाते आदमियों की बू आ जाती थी, लेकिन ये अजनबी बू ऐसी थी जो हैदर के कमरे या खोली के बंद दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। इसका मतलब था कि बाहर राहदारी में कोई शख्स दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हमारी बातें
सुन रहा है। मैंने सरगोशी में कहा, इसी तरह बातें करते रहो, मौजू बदल लो। ये कहकर मैं पलंग से उतरकर दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। कमांडो खालिद फौरन समझ गया कि बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। उसने हैदर से कहा, यार कलकत्ते में इस बार ज्यादा गर्मी है, शायद बारिशें जल्दी शुरू हो जाएं। उस वक्त तक हैदर भी सब कुछ समझ गया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए चाय और बनाऊं? मैंने दरवाजे के एक सुराख में से सर बाहर निकाल कर देखा। बाहर राहदारी में मामूली सी रोशनी थी। मैंने आदमी को देखा जो दरवाजे के साथ सर लगाए झुक कर खड़ा था और दरवाजे की किसी दर्ज में से अंदर भी देखने की कोशिश कर रहा था। अंदर जो बातें हो रही थी उन्हें सुनने की कोशिश भी कर रहा था। ये इंटेलिजेंस का आदमी ही हो सकता था। उसने बहुत सी बातें सुन ली थी। मुझसे और तो कुछ न हो सका। मैंने बाहर निकलकर उसके पांव पर डसने लगा तो मुझे ख्याल आया कि यहाँ एक पुलिस के आदमी की लाश का पाया जाना हैदर के लिए खतरे का बायस बन सकता है। मैं तेजी से वापस कमरे में घुस गया और एक तरफ छुप गया ताकि इंटेलिजेंस का आदमी दरवाजे की दर्ज में से मुझे न देख सके। मैंने खालिद से कहा, कमांडर बाहर एक आदमी दरवाजे के साथ लगा तुम्हारी बातें सुन रहा है। कमांडो खालिद ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो हैदर से कलकत्ते की बारिशों और फिल्मी दुनिया की एक्ट्रेसों की बातें करने लगा। उसने हालात की नजाकत को देखकर मौजू बदल दिया था। मेरे खबरदार करने पर तो वो और ज्यादा मोहतात हो गए थे। इतने में हैदर चाय के खाली बर्तनों वाला ट्रे लेकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी अंधेरे में से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। हैदर के दरवाजा खोलने से पहले ही दरवाजे के बाहर निकल चुका था। मैंने उस आदमी को गैलरी में इस तरफ तेज तेज कदमों से जाते देखा जहां सीढ़ियां पहली मंजिल को उतरती थी। हैदर भी ट्रे हाथ में लिए गैलरी में आ गया। मैंने उसे उस आदमी का हुलिया बताया और कहा कि वो सीढ़ियों की तरफ भागा है। हैदर ने मुझसे कहा, खुदा के लिए तुम अंदर चलकर बैठो। मैं अंदर आ गया। खालिद पुराने सोफे पर बैठा था। हैदर दरवाजा बंद करके चला गया। कमांडो खालिद ने मुझसे पूछा, कौन था वो आदमी? मैंने कहा, मुझे इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था, मुझे उसकी बू आ गई। खालिद कहने लगा, तुम्हारी इस खुसूसियत का मुझे अभी तक इल्म नहीं था, इससे तो बड़ा काम लिया जा सकता है। मैंने कहा, हर इंसान की एक खास बू होती है। सांप आदमियों के दरमियान हो तो उसे ये बू नहीं आती, लेकिन अगर कोई सांप किसी के पास ज्यादा दिनों तक रहे या उसे किसी आदमी के जिस्म का उतरा हुआ कपड़ा सुंघा दिया जाए तो उसे वो बू याद रहती है और जहां से वो बू आ रही होगी वो उसकी तलाश में उसी तरफ जाएगा। खालिद ने कहा, अभी हैदर आकर बताएगा कि वो आदमी कौन हो सकता है। हैदर ने आकर बताया कि वो सीआईडी का आदमी ही था और उसका नाम मुरारी था। मैंने उसे बंगाली पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नुक्कड़ वाले होटल में अक्सर देखा है। खालिद ने पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? हैदर कहने लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो यहाँ होता रहता है। यहाँ कोई अजनबी बिल्डिंग के किसी कमरे में आ जाए तो सीआईडी उसका जरूर पीछा करती है। मेरा ख्याल है कि उसने हमारी बातें नहीं सुनी होंगी। मैंने कहा, उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। कमांडो खालिद कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें सुबह होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी वक्त यहाँ से दरिया के पुराने घाट वाले हाइड आउट में चले जाना चाहिए। हैदर बोला, अगर तुम ऐसा समझते हो तो ठीक है, तुमने वो जगह तो देखी हुई है, तुम करमदाद को लेकर वहां जाओ, मैं कल तुम्हें किसी वक्त वहीं आकर मिलूंगा। इस दौरान मैं मुक्ति बाहिनी वालों की सुराग रसानी करने की भी कोशिश करूंगा। कमांडो खालिद ने मुझे उठाकर जेब में रख लिया। हैदर उठकर दरवाजे तक गया, बाहर झांक कर देखा, अंदर आकर बोला, गैलरी में कोई नहीं है, तुम निकल जाओ। कमांडो खालिद मुझे लेकर कमरे से निकल गया। बिल्डिंग के बाहर आकर उसने कॉलोनी की उस सड़क पर चलना शुरू किया जो बाहर खेतों की तरफ जाती थी और जिनके आगे दरियाए हिगली का किनारा आ जाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ताकि किसी को उस पर शक न गुजरे। उसने मुझसे पूछा, करमदाद, क्या तुम्हें पीछे किसी अजनबी की बू आ रही है? मैंने जेब से गर्दन पहले ही बाहर निकाली हुई थी। मैंने कहा, नहीं कमांडर, पीछे कोई आदमी हमारा ताक़ुब नहीं कर रहा। ये सुनकर कमांडो खालिद ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। कहने लगा, अब यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाएं अच्छा है। हमारी दाएं जानिब कलकत्ता शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की रोशनियां जगमगा रही थीं और बाएं जानिब अंधेरा था और काफी फासले पर कुछ रोशनी के नुक्ते झिलमिला रहे थे। खालिद कहने लगा, हमारी बाएं जानिब दरिया है, कलकत्ते का सबसे बड़ा दरिया हिगली। ये जो दूर दूर तुम्हें टिमटिमाती रोशनियां नजर आ रही हैं, ये दरिया पार के कारखानों की रोशनियां हैं। मैंने पूछा, पुराने घाट वाली खुफिया कमीन गाह यहाँ से कितनी दूर है? उसने कहा, ज्यादा दूर नहीं है। फिर भी वो कुछ नहीं तो आध घंटा तक चलता रहा। अब हम दरिया के किनारे पर आ गए। अंधेरे में मुझे दरिया का चौड़ा पार्ट साफ दिखाई दे रहा था। दूर दरिया के दूसरे किनारे से किसी स्टीमर के विसल की 2 बार आवाज सुनाई दी। उसके बाद खामोशी छा गई। 2-3 फरलांग
टांग तक दरिया के साथ साथ चलने के बाद कमांडो खालिद नीचे नशेब में उतर गया। यहाँ इतनी लंबी लंबी घास थी कि खालिद उसमें छुप गया। देर तक वो उसी घनी घास में चलता रहा। घास का मैदान खत्म हो गया। मैं चूंकि अंधेरे में देख सकता था, मुझे 20-25 कदमों के फासले पर एक इमारत के खंडर नजर आए। दीवारें टूटी फूटी थीं, जगह जगह ईंटें पत्थर बिखरे हुए थे। एक तरफ 4 दीवारी खड़ी थी। खालिद उसी तरफ आ गया। ये एक छोटी सी खोली थी जिसके दरवाजे के पट आधे खुले थे। वो अंदर दाखिल हो गया। कहने लगा, ये हमारी आर्जी और इमरजेंसी पनाहगाह है। हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम यहाँ आकर छुप जाते थे। यहाँ से कोई नहीं गुजरता। उसने दीवार में टटोल कर एक जगह से माचिस उठाई, दरवाजे के दोनों पट बंद कर दिए और माचिस जला दी। उसकी रोशनी में मुझे कोने में मिट्टी की थाली में एक मोमबत्ती नजर आई जिसके नीचे काफी मोम जमी हुई थी। खालिद ने मोमबत्ती रोशन करके कोने में ही रहने दी। दीवार के साथ बांस की चारपाई बिछी हुई थी। वो चारपाई पर बैठ गया और मुझे जेब से निकाल कर चारपाई पर एक तरफ रख दिया और कहने लगा, मुझे यकीन है हैदर कल मुक्ति बाहिनी वालों का ठीक ठीक सुराग लगाकर आएगा। मैंने कहा, अगर उसने देर कर दी तो मुझे खुद ही वहां जाना पड़ेगा। खालिद बोला, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, तुम मेरे साथ न जाओ तो अच्छा है, इसलिए कि मैं तो इधर उधर छुप कर अपना बचाव कर सकता हूँ, मगर तुम पर अगर किसी को जरा सा भी शक पड़ गया तो तुम्हारे लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग बड़े कातिल बदमाश किस्म के लोग हैं। कमांडो खालिद कहने लगा, दोस्त करमदाद, एक दूसरे का हाथ पकड़ा है तो अब साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये बात उसने कुछ ऐसे जज्बाती लहजे में कही कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी जज्बाती हो गया। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था मगर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं इंसान के रूप में नहीं था, सांप के रूप में था। मैंने कहा, कमांडो, तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ही चलोगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। रात हमने उसी खोली में गुजार दी। अगले रोज सूरज गुरूब होने के वक्त हमारा साथी हैदर आ गया। कहने लगा, 2 आदमियों का मैंने सुराग लगा लिया है। ये दोनों कलकत्ते के हिंदू बंगाली हैं। एक का नाम धुलिया है, दूसरे का नाम रुलिया है। मशरकी पाकिस्तान में ये मुक्ति बाहिनी वालों के साथ गए थे। वहां से इन्होंने गैर बंगाली मुसलमानों का बहुत सा माल असबाब लूटा और एक औरत को भी अगवा करके साथ ले आए थे। दोनों काली घाट के पास एक कलाल खाने के ऊपर रहते हैं, वहां काम भी करते हैं। मैंने कहा, ये कलाल खाना मैंने देखा हुआ है। जिस मुसलमान गैर बंगाली औरत को ये अगवा करके लाए थे वो कहाँ है? हैदर बोला, ये मुझे मालूम नहीं हो सका, हो सकता है इनके पास ही हो। खालिद कहने लगा, उस औरत का पता चलाना भी जरूरी है। मैंने कहा, वहां चलो तो सही, वो खुद सब कुछ बता देंगे। हैदर ने कमांडो खालिद से कहा, खालिद भाई, तुम्हें अपने साथ कोई असलहा वगैरह जरूर रखना होगा। उसने कहा, मेरे पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। हैदर थोड़ी देर बैठ कर चला गया। जब जरा शाम का अंधेरा हो गया तो खालिद कहने लगा, मैंने वो कलाल खाना यानी शराब का अड्डा नहीं देखा हुआ, तुम मेरी रहनुमाई करना। मैं वहां जाकर ये जाहिर करूंगा कि मैं शराब पीने आया हूँ। हैदर ने हमें दोनों मुक्ति बाहिनी का हुलिया बता दिया था जिसको मैंने अपने जहन में बिठा लिया था। उसके बाद कमांडो खालिद ने मुझे अपनी जेब में डाला और हम खोली में से बाहर आ गए। कॉलोनी के चौक में आकर खालिद एक बस में सवार हो गया। ये बस काली घाट को जाती थी। वहां से काली घाट काफी दूर था। कलकत्ता शहर के मगरबी किनारे पर यह इलाका था। कहीं आबादी थी और कहीं खाली प्लॉट पड़े थे। खालिद ने मुझसे पूछा, यहाँ शराब खाना कहाँ होगा? मैं जेब में से गर्दन निकाले बाहर देख रहा था। मैंने कहा, किसी गरीब मजदूर टाइप आदमी से पूछो, वही बताएगा। वैसा एक आदमी नजर आ गया। खालिद ने उससे शराब खाने का पूछा तो वो बोला, रुलिया धुलिया का कलाल खाना कहो बाबू, वो सामने नारियल पट्टी में है। नारियल पट्टी से मतलब वो जगह थी जहाँ नारियल के दरख्तों की कतार थी। खालिद कहने लगा, करमदाद, तुम मेरी जेब में ही रहना, बाहर मत निकलना, कहीं सारा काम उलट पलट ना हो जाए। मैंने उससे कहा, मुझे अपनी जेब में रखो तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा कि बाहर क्या हो रहा है। तुम ऐसा करना कि शराब खाने में दाखिल होने के बाद मुझे अंधेरे में किसी जगह छोड़ देना। इस तरह मैं हालात का जायजा भी ले सकूंगा और तुम्हारी मदद भी कर सकूंगा। वो बोला, ये ठीक है। खालिद नारियल पट्टी की तरफ बढ़ गया। नारियल के दरख्तों के दरमियान एक बड़ा सा झोंपड़ा था जहाँ मजदूर और मेहनतकश किस्म की बंगाली शराब में अपनी मुफलिसी को डबोने की कोशिश कर रहे थे। लोग बड़ी तेज तेज बंगला जबान में बातें कर रहे थे। ये शराब खाना खिलाफ कानून नहीं था। कलकत्ते में शराब पर कोई पाबंदी नहीं थी। लाइसेंस लेकर कोई भी शराब खाना खोल सकता था। झोंपड़ी के बाहर और अंदर बिजली के बल्ब रोशन थे। मुझे झोंपड़े के बाहर ही खालिद ने जेब से निकाल कर जमीन पर छोड़ दिया। मैं अंधेरे में शराबियों की निगाहों से बचता हुआ झोंपड़े के अंदर एक जगह छुप गया। खालिद एक बेंच पर बैठ गया। मैं उसके करीब ही था। खालिद ने शराब खाने के
मुलाजिम लड़के से कहा, ये बताओ कि रुलिया और धुलिया कहाँ मिलेंगे। लड़के ने वहीं से आवाज दी, रुलिया दादा ये तुम्हें मिलने आया है। काले रंग का एक हट्टा कट्टा बंगाली कंधे पर परना डाले, धोती बनियान पहने एक तरफ से उठकर आ गया। क्यों बे झरिया, कौन मिलने आया है हमको? मुलाजिम लड़के ने खालिद की तरफ इशारा करके कहा, दादा ये बाबू है। वो बोला, क्यों बाबू, क्या काम है मुझसे, कहाँ से आए हो? मैंने उसे गौर से देखा। हैदर ने जो हुलिया बताया था बिल्कुल वही शक्ल सूरत थी इसकी। खालिद ने भी उसे पहचान लिया था। उसने जेब से 50 का नोट निकाल कर उसके सामने रख दिया और कहा, रुलिया भैया, मेरा नाम मोहनदास है, मैं जानकीपुर से आया हूँ, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। रुलिया ने नोट उठा लिया और मुस्कुराते हुए बैठ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो समझ गया है कि ये अजनबी नौजवान क्या चाहता है। उसने मुलाजिम लड़के को आवाज देकर कहा, अबे झरिया, बाबू के लिए दारू लाओ। खालिद ने कहा, नहीं रुलिया भैया, अभी नहीं, पहले काम की बात हो जाए। काम की बात रुलिया ने खुद ही आसान कर दी। खालिद की तरफ झुककर बोला, बाबू लौंडिया चाहिए तो 1 घंटे के पूरे 100 रुपए होंगे। हाँ, मगर लौंडिया नगीने जैसी होगी। खालिद ने आहिस्ता से कहा, दादा अगर ढाका से लाया हुआ कोई माल हो तो वो दिखाओ, पसंद आ गया तो 200 रुपए भी दे दूंगा। रुलिया ने खालिद के हाथ को दबाते हुए कहा, अरे बाबू, ढाका से लाया हुआ माल ही है, बस 1 नग बाकी रह गया है। तब कमांडो खालिद ने धुलिया के बारे में पूछा, क्योंकि उसका अता पता मालूम करना भी जरूरी था। उसने कहा, सुना है धुलिया के पास भी बड़ा अच्छा माल है। रुलिया ने धुलिया को बंगला में गाली दी और कहा, उस साले के पास माल कहाँ से आएगा, एक बूढ़ी औरत चिटागोंग से पकड़ कर लाया था, वो कलकत्ते पहुंच कर मर गई। खालिद ने कहा, धुलिया अगर खुद मुझे कह दे कि मेरे पास ढाके का कोई माल नहीं है तो मैं तुमसे ही बात तय कर लूंगा। ये लो 100 रुपए पेश की। और खालिद ने 100 रुपए निकाल कर रुलिया को दे दिए। वो धुलिया को लाने के लिए मजबूर हो गया। कहने लगा, धुलिया साले को भी वहीं बुलवा लूंगा, बेशक पूछ लेना, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बोलो अभी चलोगे या दारू पीने के बाद चलोगे? खालिद ने कहा, मैं तो इसीलिए आया हूँ, अभी चलूंगा। वो बोला, तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे। रुलिया उठकर शराब खाने के अकबी दरवाजे की तरफ चला गया। शराब खाने में शराबी लोग आपस में लगे हुए थे। किसी ने खालिद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। खालिद ने उठते हुए दाएं बाएं और बेंच के नीचे निगाह डाली। मैं इस दौरान उछलकर उसके कुर्ते के साथ चिमट गया। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उसने जरा घबरा कर कहा, मेरी जेब में आ जाओ करमदाद, बाहर तुम्हें कोई देख लेगा। मैं उसके कुर्ते की बगल वाली जेब में घुस गया। खालिद रुलिया के पीछे पीछे निकल गया। शराब खाने के पीछे एक तालाब था। उसके सामने वाले किनारे 2-3 कोठड़ियां थीं। वहां थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। हट्टा कट्टा मुक्ति बाहिनी वाला बंगाली आगे आगे जा रहा था। कमांडो खालिद उसके पीछे था। वो एक कोठड़ी में चला गया। कमांडो खालिद भी उसके साथ ही कोठड़ी में दाखिल हो गया। अंदर बांस की 2 चारपाइयां बिछी थीं। दीवार पर बल्ब जल रहा था। एक बूढ़ा बंगाली रुलिया को देखकर चारपाई से उठ खड़ा हुआ। रुलिया ने उससे कहा, झगड़ू, जाओ साले धुलिया को यहाँ बुला लाओ और सुनो, ढाके वाली को भी यहाँ ले आओ जल्दी। रुलिया और कमांडो खालिद आमने सामने चारपाइयों पर बैठ गए। रुलिया बोला, बाबू दारू चाहिए तो अभी बता दो, मैं झगड़ू से कहकर 1 बोतल अभी मंगवाए देता हूँ। कमांडो खालिद ने कहा, नहीं दादा, दारू नहीं चाहिए। वो बोला, अच्छा तो फिर गांजा पियोगे? वो बोला, मैं कुछ नहीं पिया करता। रुलिया दांत निकाल कर हंसने लगा। अच्छा। बोला, बाबू तुम मुझे पंजाबी लगते हो। खालिद ने कहा, मैं बिहारी हूँ दादा, जानकीपुर से आया हूँ। वो बोला, ठीक है। मैं सोच रहा था कि धुलिया आ जाए और मशरकी पाकिस्तान से उन्होंने जो गैर बंगाली मुसलमान औरत अगवा की है वो भी आ जाए तो इन दोनों को ठिकाने लगाया जाए। बूढ़ा बंगाली एक लड़की को लेकर आ गया। लड़की का रंग गोरा था, जिस्म सेहतमंद था, चेहरे पर गहरी उदासी और वीरानी सी छा रही थी। रुलिया ने झगड़ू से कहा, अबे वो धुलिया कहाँ है? बूढ़े बंगाली ने कहा, दादा आ रहा है, वो आ रहा है। वो बोला, तो फिर तुम जाओ। बूढ़ा बंगाली चला गया। मैं और खालिद गैर बंगाली लड़की को देख रहे थे जो चारपाई के पास सहमी हुई खड़ी थी। मुक्ति बाहिनी वाले रुलिया ने लड़की का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बोला, अरे शर्माती क्यों हो, ये अपने ही बाबू हैं, जानकीपुर से आए हैं, बड़े धनवान हैं, इनको खुश करेगी तो ये तुम्हें मालामाल कर देंगे। जा बाबू के पास जाकर बैठ जा। लड़की ऐसे उठकर कमांडो खालिद के पास आकर बैठ गई जैसे उसे किसी ने चाबी दी हुई हो। उसका चेहरा उसी तरह वीरान था। उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। रुलिया कहने लगा, ये साड़ी नहीं पहनती, कहती है मैं अपना लिबास ही पहनूंगी। रुलिया उठा, कहने लगा, मैं चलता हूँ, ऐसा करो बाकी की रकम भी मुझे दे दो बाबू। कमांडो खालिद ने उसे बाकी के पैसे निकाल कर दिए और धुलिया का पूछा। रुलिया ने बेजार से लहजे में कहा, अरे बाबू तू धुलिया से मिलकर क्या करेगा, साला कहीं दारू पीकर पड़ा होगा। कमांडो खालिद ने कहा, दादा मुझे उससे एक जरूरी काम है,
वो बोला, अरे कौन सा काम है, मुझे बताओ, वो साला तुम्हारा क्या काम करेगा। कोठड़ी का दरवाजा खुला और एक दुबला पतला काला बंगाली दाखिल हुआ। रुलिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, लो साला, धुलिया भी आ गया। अरे धुलिया, यहाँ बैठ जा, बाबू को तुझसे कोई काम है। धुलिया ने कमांडो खालिद की तरफ घूर कर देखा और रुलिया से बंगला जबान में पूछा, इसको मुझसे क्या काम हो सकता है दादा? मैं बंगला जबान समझता था। रुलिया ने उसे बंगला जबान में ही कहा कि मालूम कर ले क्या काम है, शायद इसमें कोई फायदा हो। कमांडो खालिद ने इस दौरान ऐसा किया कि चारपाई पर बैठे बैठे दाएं जानिब को जरा टेढ़ा होकर बैठ गया। उसकी बगल वाली जेब जिसके अंदर मैं छुपा हुआ था, उन दोनों मुक्ति बाहिनी वालों से ओझल थी। मैं समझ गया कि कमांडो खालिद ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मैं उन लोगों की नजर में आए बगैर जेब में से बाहर निकल सकूं। हमारे दोनों टारगेट हमारे सामने मौजूद थे, बल्कि वो लड़की भी वहां मौजूद थी जिसको हमें वहां से निकालना था। कोठड़ी में बल्ब की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी और हमारी चारपाई के पीछे अंधेरा था। मैं खामोशी से रेंगता हुआ कमांडो खालिद की जेब से निकलकर चारपाई के नीचे चला गया। कमांडो खालिद ने उन दोनों को बातों में लगा लिया था। गैर बंगाली लड़की जो शक्ल सूरत से पंजाबी लगती थी, खालिद के पास सर झुकाए खामोश बैठी थी। रुलिया और धुलिया सामने वाली चारपाई पर बैठे थे। उनकी टांगे मुझे साफ नजर आ रही थी। मैं दीवार के साथ रेंगता हुआ दूसरी चारपाई के पीछे से होकर उसके नीचे आ गया। दोनों मुक्ति बाहिनी वाले हिंदू बंगालियों की टांगे मेरे सामने थीं। उनकी धोतियां पिंडलियों से ऊपर थीं। काली काली पिंडलियां मुझे साफ नजर आ रही थीं। मुझे नहीं पता कमांडो खालिद उनसे क्या बातें कर रहा था। मैं फर्श पर रेंगता हुआ टांगों की तरफ बढ़ा और जाते ही पहले एक मुक्ति बाहिनी और उसके साथ ही दूसरे मुक्ति बाहिनी वाले की पिंडली पर डस लिया। मुझे उनमें से एक की आवाज जरूर आई थी। उसने बंगला जबान में कहा, अरे साले ये क्या है? उसके बाद दोनों बंगालियों की टांगें एक तरफ हो गईं। वो चारपाई पर ढेर हो गए। मैं जल्दी से बाहर निकल आया। लड़की ने सांप को देखा तो उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।